हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज ये लाइव सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आज आपको एक शॉर्ट मुझे एक लेक्चर में आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा के कंप्लीट करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे आज आपके सामने फिर से आया हूँ। तो सभी लोग जल्दी से आ जाओ, ज्वाइन कर लो, ताकि एसिडिटी हम लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो फटाफट ज्वाइन करिए। एसिडिटी के बारे में आज बात करनी है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली है, जहाँ से पूछा जाता है। तो आपको ये बताना जरूरी है एसिडिटी किस किस कंपाउंड में होती है, कैसे हम एसिडिटी को डिटरमिन करेंगे, और रिलेटिव कंपैरिजन जब करते हैं तो एसिडिटी कैसे हमको ट्रेंड फॉलो करता है, एसिडिटी का क्या ट्रेंड फॉलो होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, 2-4 मिनट सब लोग आ जाइए। तो एसिडिटी जैसे चलो डिस्कस करते हैं पहले कि एसिडिटी नाम होता है ना एसिडिक कंपाउंड। कोई भी चीज़ एसिडिक होता है उसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ एसिडिक है इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम लोग बोलते हैं एसिडिटी के कॉन्सेप्ट्स है ना। तो एसिडिटी के कॉन्सेप्ट क्या है, 3 कॉन्सेप्ट ने पढ़ा होगा एसिड के, कि अगर कोई कंपाउंड एसिड है तो एसिड होने के लिए 3 कॉन्सेप्ट दिए गए थे कि एसिड जो कंपाउंड होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था अरहिनियस का, ठीक है। तो अरहिनियस ने क्या बोला, हम इसको ओरली बता देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है वो, कि अगर कोई कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है तो अकॉर्डिंग टू अरहिनियस कॉन्सेप्ट क्या है, अरहिनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि एसिडिक कंपाउंड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है, H+ आयन देता है। एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता हो, H+ आयन देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ये किसका था, अरहिनियस का कॉन्सेप्ट था। दूसरा आपने पढ़ा है ब्रॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट, है ना, ब्रॉन्स्टेड और लोरी का कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि वो सभी कंपाउंड जो H+ आयन देते हो, ठीक है, H+ आयन देते हो इन एक्वस सोल्यूशन, क्या, या तो कोई नॉर्मल सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन और गैसियस सोल्यूशन, गैसेस नहीं बोलते, एक्वस और किसी भी मीडियम में H+ आयन देता हो बस, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई भी कंपोनेंट जो H+ आयन देता है वो एसिड, और जो H+ आयन लेता है वो क्या होता है, बेस होता है। और तीसरा आपका है लेविस का कॉन्सेप्ट। तो लेविस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है एसिड बेस के बारे में, कि अगर कोई कंपाउंड एसिड है तो एसिड होने का मेन प्रॉपर्टी ये होता है कि उसे लोन पेयर एक्सेप्टर होना चाहिए, ठीक है। एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए, लोन पेयर एक्सेप्टर होना चाहिए, लोन पेयर एक्सेप्टर। तो जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो ये एसिड होने के ये 3 कंडीशंस हैं, जो 3 थियरीज हैं। फर्स्ट थियरी अरहिनियस साहब ने दिया था, दूसरा थियरी ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने दिया था, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज गिवन बाय लेविस, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, क्या भाई आवाज नहीं आ रही क्या, सभी लोग जरा एक बार बताना, तो मेरे को तो सुनाई दे रहा है आवाज, वॉइस क्लियर है ना, देख लेना एक बार, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है ना एसिड, और हम लोग जितने भी एसिड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे अरहिनियस और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, अरहिनियस या ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एसिडिटी कंपेयर करने वाले हैं तो एसिडिटी देखो किस पर डिपेंड करेगा, कि हम पढ़ेंगे एसिड वो कंपोनेंट होते हैं, वो सारे कंपाउंड एसिड कहलाते हैं जो क्या देते हो, H+ आयन डोनर, ठीक है। H+ आयन डोनर जो होते हैं, ठीक है, H+ आयन डोनर जितने भी होते हैं दे बिहेव एज एसिड। H+ आयन डोनर एक्ट एज या बिहेव एज एन एसिड। हमें यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है और यही पूरा हम लोग क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए बहुत सारी बातें आएंगी, हर एक बात को थोड़ा सा क्लियर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो मैं आपको हर एक बात डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल तो अपने दिमाग में ये रखना है कि एसिड वो चीज़ें होती हैं जो H+ आयन देती हैं, ठीक है। तो H+ आयन डोनर्स आर एसिड, इतना लेके कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एसिड क्या है तो उसको बताइएगा कि जो H+ आयन डोनर है, ठीक है। बट अगर वो कॉन्सेप्ट पूछता है किसके कॉन्सेप्ट से, तो फिर आप तीनों का नाम याद रखना कि लेविस का कॉन्सेप्ट लोन पेयर से है, अरहिनियस और ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट H+ आयन डोनर से है, ठीक है। तो जो H+ आयन डोनर होते हैं उनकी बात करते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम लोग करेंगे रिलेटिव कंपेरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पढ़ेंगे हम लोग, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ
एसिड। इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमें क्या करना है आपको बता देना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ पढ़ने जा रहे हैं तो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे माइंड में होने चाहिए, अदरवाइज हम एसिडिटी क्या करेंगे, गड़बड़ कर देंगे। तो अगर कोई भी कंपोनेंट मान लो एसिड है, सपोज कर लो हमने एक लिया कंपाउंड ROH, ठीक है, ROH, ठीक है। तो अगर ये ROH है बेटा तो क्या होगा, टूटेगा और क्या देगा, H+ आयन। तो जब ये टूटेगा H+ आयन देगा तो बनेगा RO- प्लस क्या बनेगा, H+ आयन, ठीक है, ये जाएगा फॉर्म होने। अब इसमें देखो अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा पहला कंपाउंड एसिड है, ठीक है, ये पहला कंपाउंड क्या है, एसिड है, तो इसका ये जो पार्ट बना, दिस पार्ट इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। हर एसिड का आयनान क्या कहलाता है, कंजुगेट बेस कहलाता है, ठीक है। और ये आपका क्या मिल गया यहाँ पे, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, H+ आयन यही तो चाहिए ना, तो जो H+ देगा वही एसिड होगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है जिसमें RO- प्लस H+, हमने ROH को है कि एक सैंपल कंपाउंड लिया है, सिंपल सा कंपाउंड है जिसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग अभी करेंगे। अब हमें कंपेयर करना एसिडिटी हाई है कि एसिडिटी लो है। कैसे हम बताएंगे कि दिए गए कंपाउंड की एसिडिटी हाई होगी या दिए गए कंपाउंड की एसिडिटी लो होगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं जिसमें आपका एनिलेशन इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कई सारे फैक्टर हैं जो एसिडिटी को अफेक्ट करेंगे, आप सब देखेंगे यहाँ पे। इसीलिए पूरी क्लास में स्टिक रहिएगा, पूरी क्लास में आपको हटना नहीं है, ढंग से पढ़ना है। एक क्लास में एसिडिटी, फिर एक क्लास और लूँगा बाद में, उसमें पूरी बेसिसिटी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो कोई कंपाउंड एसिडिक है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है, एसिडिटी किस पे डिपेंड करेगी, तो एसिडिटी कितना ज़्यादा एसिडिक है, उसका स्ट्रेंथ कितना हाई है, वो डिपेंड करा कितना ज़्यादा ये H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस करता है। अगर कोई कंपाउंड H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर वो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम प्रोड्यूस करता है तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। ये कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब कि अपनी जो एसिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन होगा। दूसरा आप सब जानते हो, अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाए तो जो Ka है, दिस Ka इज कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम Ka बराबर देखें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट RO- इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही ना होगा। Ka बराबर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जहाँ पे Ka क्या है, Ka is acid dissociation constant. This is acid dissociation constant. एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला जाता है इसको, ठीक है, ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अगर इसमें Ka और H+ के बारे में रिलेशन देखें तो Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है, H+ आने का डायरेक्टली है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एसिडिटी है, ठीक है, एसिडिटी दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे KH+ का क्या होगा, डायरेक्टली हो गया ना। मतलब ये हुआ कि अगर कोई एसिड का डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा टूट के कैटायन आयन बनाएगा, तो H+ आयन का जो अमाउंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर H+ आयन का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि एसिडिटी बढ़ रही है। तो क्या वो Ka का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Ka का अमाउंट हाई है मतलब आयनाइजेशन का रेट हाई है, आयनाइजेशन का रेट हाई है मतलब कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है मतलब कि एसिडिटी हाई है। क्लियर है ये बात। तो अगला पॉइंट क्या होगा, Ka। और एक रिलेशन और हम जानते हैं Pk और Ka के बारे में। Pk क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka। तो जो चौथा एसिडिटी है वो किस पर, तीसरा, वो एसिडिटी क्या होता है, डिपेंड करता है इनवर्सली विथ रेस्पेक्ट टू Pka, है ना। ये तीन चीज़ें हैं जो आपके सामने आ रही हैं। अब इन देखो ना, इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ बड़ा कॉमन है जो हमें पता है, ये तीनों प्रैक्टिकल डेटा हैं। अगर हमके प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली हमको ये डेटा दिया जाए या हम एक्सपेरिमेंटली ये डेटा कैलकुलेट कर लें, तब तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि एसिडिटी हाई है कि लो है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया रहे तब ना कंपेयर करेंगे, दिया नहीं होगा तो क्या हम पन्ने पे तोड़ तोड़ के निकालेंगे, पॉसिबल नहीं है। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर नहीं लिखा होगा, मेंशन नहीं होगा, तो क्या आप कंपेयर कर लोगे, 4 एसिड दे दिया किसका एसिडिटी ज़्यादा है, नहीं कर पाओगे।
तो ये सब क्या है कि डेटा बेस्ड है, अगर इनके डेटा अवेलेबल नहीं है तो हमें एसिडिटी कंपेयर करने में क्या होगा, दिक्कत होगा, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सवाल आता है फिर कंपेयर कैसे करें, है ना, कैसे कंपेयर करें। तो चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो फैक्टर है, देखिएगा, दैट फैक्टर इज एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम देखो बच्चों, अगर हम इस कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज कर दें, है ना, जो RO माइनस है उसको अगर हम स्टेबिलिटी को बढ़ा दें तो ये रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। और अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव करा तो अमाउंट ऑफ H+N क्या होगा, ज़्यादा बनेगा, क्योंकि अगर RO माइनस स्टेबलाइज हुआ तो रिएक्शन हमेशा उधर मूव करना चाहता है जिधर स्टेबिलिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस बढ़ाना पड़ेगा, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस बढ़ गया, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इंक्रीज कर गया बेटा, तो एक चीज़ समझ में आती है हमको कि जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस होगा रिएक्शन उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और रिएक्शन जितना ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज़्यादा रेस करेगा और एसिडिटी उतनी ज़्यादा क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ से देखो, ऊपर दिए गए 3 फैक्टर हम कंपेयर कर सकते हैं, बट ऊपर के फैक्टर के बिना हम नीचे कंपेरिजन नहीं कर सकते। अगर कंजुगेट बेस स्टेबल ज़्यादा हुआ तो रिएक्शन आएगा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आया तो H+N का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट का रेट बढ़ेगा, पीके का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो हमारे समझ में एक बात समझ में आ गई क्लियर, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि R जो लगा हुआ है ये R ग्रुप, इट में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, रिलेटिव कंपैरिजन कर लेंगे। तो हम जो कंपेयर करेंगे उसके लिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट, 4th पॉइंट से आप पूरी कंपैरिजन क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया आपको, ये किसी भी एसिड के लिए यही अप्लीकेबल होगा, सेम कॉन्सेप्ट आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट, एसिडिटी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये बात सबको समझ में आती है, सभी लोग को क्लियर हो गया। तो मैं आगे चलूं, एक बार चेक करके बताइए सभी लोग, क्या सबको क्लियर है एसिडिटी के बारे में, ये जो फैक्टर्स आपको दिखाया जा रहा है सारे फैक्टर क्लियर हो गए। अब देखना आगे, नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जो कंजुगेट बेस है उसका नेचर देखो जरा, ठीक है, नेचर ऑफ कंजुगेट बेस, ठीक है। कंजुगेट बेस का नेचर क्या है, देखो कंजुगेट बेस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। इनका जो नेचर होता है, या तो ये मोस्ट केसेस में ये एनायन होते हैं, ठीक है, मोस्ट केसेस में जो कंजुगेट बेस हैं दीज आर एनायन, कंजुगेट बेस आर एनायन, ठीक है, बट इन सम केसेस दे मे बी कैटायन, ठीक है, कंजुगेट बेस में ऑल्सो भी कैटायन, अभी आपको दिखाऊंगा। मोस्ट केसेस में एनायन होते हैं, बट कुछ केसेस में कैटायन की तरह भी बिहेव करता है। तो आप देखिए जो एनायन होते हैं, आप क्या क्या पढ़ते हो, हाइड्रोकार्बन की एसिडिटी पढ़ोगे तो R- होगा, एल्कोहल की एसिडिटी पढ़ोगे तो RO- होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पढ़ोगे तो RCOO- होगा, है ना, फिनॉल की एसिडिटी पढ़ोगे तो फिनॉल पे फिनॉक्साइड आयन होगा। ये कंजुगेट बेस ऐसे बनेंगे। और कैटायन वाले जो होते हैं बेसिकली क्या होता है, इनमें हम अमीन को प्रोटोनेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो ना, इसकी एसिडिटी हम पढ़ते हैं, इसमें एसिडिटी होती है, ठीक है, इस कंपाउंड में क्या होता है, एसिडिटी होता है। ये कैटायनिक पार्ट है, यहाँ पे देखोगे स्ट्रांगली एसिडिक है, दिस कंपोनेंट इज स्ट्रांगली एसिडिक। इसके अलावा ऐसे ही आपका कंपाउंड है ये इंडोल, इंडोल में प्रोटोनेशन करा दो, दिस ऑल्सो बिहेव एज एन एसिड। ये तुरंत ही H+ लॉस करके एरोमेटिसिटी गेन करना चाहता है, इसलिए ये भी क्या करता है, बिहेव
एसिड की तरह बिहेव करता है, दे हैव एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो कुछ कैटायनिक पार्ट है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होते हैं, एनायनिक पार्ट होते हैं। तो हमने देखा कि हमारा कंजुगेट बेस कैटायन हो सकता है और कंजुगेट बेस क्या हो सकता है, एनायन, ठीक। तो अब कॉन्सेप्ट यहाँ से जो हम बिल्ड करने वाले हैं, आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला है वो मैं आपको क्या बताना वाला हूँ, इस पे फोकस करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा हूँ, अगर हमारा कंजुगेट बेस एनायन हुआ, अगर हमारा कंजुगेट बेस एनायन हुआ, तो देखिएगा यहाँ से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप होने वाला है, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप होने वाला है। तो अगर हमारा कंजुगेट बेस एनायन हुआ, इसका मतलब ध्यान से देखना, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि R बराबर क्या हो जाए, RO-, ठीक है। तो इसमें तीन बातें साफ साफ समझ में आती है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिच हो गया। एनायन है, आयनानिक नेचर है इसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या हो गया, जितने भी चार्ज स्पीसीज होते हैं, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, चार्ज मतलब निगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, अनस्टेबल होते हैं, आर अनस्टेबल। तो सवाल ये है कि ये तीनों चीज़ क्या कर रही है, इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज करती है, ठीक है। बट ये RO- सब में क्या होगा बेटा, कॉमन होगा। जो बदल सकते हैं वो हमारे पास क्या है, R। तो अगर कंजुगेट बेस इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करोगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो जहां भी आपको एनायन दिखाई दे, नेगेटिव चार्ज दिखाई दे, उस केस में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लोअर करना है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर लोअर हुआ तो स्टेबिलिटी मूव करेगा अपवर्ड, और अगर स्टेबिलिटी अपवर्ड मूव करता है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि नाउ इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस मोर H+ आयन, क्योंकि रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ कि R का नेचर बदलने से कैसे एसिडिटी बदल जाता है। तो अगर हमारा ये आपका कंजुगेट बेस RO- था, इसको एक डब्बे में पैक कर लेते हैं, ठीक है। RO- था, और अब R का दो नेचर हो सकता है, ठीक है। दिस R में बी एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG। EDG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो पहले से एनायन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, आप और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी क्या होगा, डाउन जाएगा। और अगर स्टेबिलिटी डाउन गया तो एसिडिटी भी पक्का क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। एसिडिटी ऑल्सो डिक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन डाउन होगा, Ka की वैल्यू डाउन होगी, Pka की वैल्यू अप होगी, है ना। ये तीन कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गए कि नहीं। अगर हम सिर्फ स्टेबिलिटी पढ़ लेते तो तीनों कॉन्सेप्ट क्या हो गया, हमारे आंखों के सामने नाचने लगता, हम उसको तुरंत देख के कंपेयर कर लेते। सिर्फ क्या, जब EDG हो गया, जब R बराबर क्या हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाता है, ठीक है। यही उल्टा कर दे, अगर हम R बराबर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा लें, EWG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर करते हैं। तो अगर किसी एनायन पर से कोई एनायनिक स्पीसीज हो, उस पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप बाहर कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी इंक्रीज करा तो एसिडिटी भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। बात समझ में आया। इसके बाद क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। Ka की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, Pk की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये बात समझ में आया सबको, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया।
पूरे एसिड जितने भी कंपाउंड में आप एसिड पढ़ोगे हर एसिड की कहानी यही है, और ये पूरी कहानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या ये कहानी सबको समझ में आई? इज दिस क्लियर टू ऑल? ये आर के नेचर से हमको सब कुछ पता चल सकता है, बस आर का नेचर हमें पता चल जाए। तो हम जब रिलेटिव कंपेयर करने वाले हैं तो आपको देखना यही है कि जो एनायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है। सिमिलरली जो कैटायन का था, कैटायन के बाद जो स्पीसीज बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा H+ निकालने के बाद, उसकी स्टेबिलिटी देखोगे तो आपको पता चलेगा एसिडिटी। पहले मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ। इज दिस क्लियर टू ऑल और नॉट? सबको समझ में आ गया? कमेंट करो भाई, पता कैसे चलेगा कि जिंदा हो आप लोग, ज्वाइन करे हुए हो। चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग को। देखो एसिडिटी किस में पढ़ना है, आपको एसिडिटी किन किन कंपाउंड में पढ़नी है जिससे आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स में, हाइड्रोकार्बन में। दूसरा एल्कोहल में। तीसरा आपको पढ़ना है जो एसिडिटी दैट इज इन फिनॉल। चौथा आपको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। पांचवा आपको पढ़ना है कार्बोनिल कंपाउंड की एसिडिटी, कार्बोनिल कंपाउंड्स की एसिडिटी। और छठवा पढ़ना है सल्फोनिल, सल्फोनिक एसिड को, ठीक है। इतने कंपाउंड्स हम लोग एसिडिटी पढ़ने वाले हैं फुल डिटेल, कंप्लीट डिटेल में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके पहले हाइड्रोकार्बन्स की एसिडिटी की बात करेंगे, फिर अल्कोहल की, फिर फिनॉल की, फिर कार्बोक्सिलिक की, देन कार्बोनिल, सल्फोनिल, फिर एसिड की, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो? हेडिंग डालो एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए अपने पास हाइड्रोकार्बन के कैटेगरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपसे 2-3 चीज़ें और पूछूंगा अभी कि कोई भी कंपाउंड एसिडिक होता है इसका प्रूफ क्या होता है। चलिए ऐसे पूछ लिया, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, आप लोग आंसर करिए कि कोई भी कंपाउंड एसिड है तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे कि हाँ ये दिया गया कंपाउंड एसिड है। क्या कोई टेस्ट है जिससे कन्फर्म कर सकते हो दिया गया कंपाउंड एसिड है? बताइए। कोई बता सकता है क्या? कोई प्रूफ है जिससे कंफर्म हो जाए कि हाँ दिया गया कंपाउंड एसिड है? क्या क्या टेस्ट करके बता सकते हो कि ये तो एसिड का प्रॉपर्टी है, ये एसिड है तभी ये वाला टेस्ट दे रहा, नहीं तो नहीं देता, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? RH बॉन्ड होता है। क्या होता है? RH बॉन्ड, ठीक। तो जब हाइड्रोकार्बन डिसोसिएट होगा तो बनेगा क्या? R- H+ आयन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन बेटा दो टाइप के हैं अपने पास, है ना। हाइड्रोकार्बन क्या है? दो टाइप के हैं, एक है एलिफैटिक और दूसरे हैं एरोमेटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होगा आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसी में आपका एनिलेशन इफेक्ट आने वाला, विच वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। तो सबसे पहले देखो हम हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, ठीक है। किसका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप बेसिकली क्या पढ़ोगे? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की एसिडिटी। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की एसिडिटी आप यहाँ पढ़ने वाले हो। देखो यहाँ पे जो एसिडिटी होता है इन तीनों में जब रिलेटिव कंपैरिजन करने जाओगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इनकी एसिडिटी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड होता है। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड जानने वाले हैं तो आपको क्यों ना एक कॉन्सेप्ट यहीं पे बताता चलो ताकि आप सीधे आंसर कर लो। तो ये क्या होता है? इनकी एसिडिटी डिपेंड करती है
एसिडिटी डिपेंड करती है परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल्स, परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी हाई होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना हाई होगा कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी भी क्या होती है, उतनी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है। बस यही कॉन्सेप्ट है जिस पे हमें काम करना है। आपको जो यहाँ पे फोकस रखना है, एंड दैट फोकस इज ओनली अपॉन परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल्स। आपको जब एल्केन एल्कीन एल्काइन में कराऊंगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर करने आता है तो आपको आसानी से आंसर करने आ जाएगा। तो ज़रा देखिएगा, अगर हम एल्केन ले लेते हैं, चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एल्केन ले लो। अगर हम कोई एल्केन लेते हैं बेटा, मान लो इथेन लिया, तो CH3 CH2H, ये क्या है, इथेन है। इथेन में से हम क्या करेंगे, एक H को रिमूव कर दो, जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं ना, तो कार्बन आयन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन आयन। CH3 CH2 माइनस प्लस H प्लस आयन, ये बनेगा किसका, एल्केन का। दूसरा आपके सामने मैं एल्कीन रख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH और एक ये H है इसका, ठीक है। इस H को उड़ा दो, तो इस H को उड़ाओगे तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस प्लस H प्लस आयन। बन रहा है कि नहीं, ठीक है। और तीसरा हम लेंगे एल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका H अगर हम उड़ा दें, ठीक है, इस कंपाउंड का अगर हम H उड़ा दें तो अपने को मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस H प्लस आयन, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इन सिस्टम को ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे क्या सीखने जा रहे हो, तीनों के कार्बन आयन आपके सामने बने हुए हैं, तीनों सिस्टम के कार्बन आयन आपके सामने क्या है, बने हुए हैं। अब आपको इन कार्बन आयन्स में क्या करनी है, पता लगानी है कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है। जिसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उसका सिंपल सा बात क्या है, उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमें बस अब ये पता लगाना है यहाँ पे कि कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है। तो ज़रा देखो, तो ये जो कंजुगेट बेस उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। ये जो कार्बन आयन है इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। ये जो कार्बन आयन है इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp है ना, क्या है इसका, sp है। तो अगर हम देखें तो sp3 वाले हाइब्रिडेशन में ध्यान से देखना, जो sp3 था उसमें परसेंटेज s करेक्टर कितना है, ओनली 25%, ओनली 25% ही है। अगर हम sp2 वाले में देखें परसेंटेज s करेक्टर, तो बेटा इस केस में जो परसेंटेज एस करेक्टर है दैट इज 33.3%, 33.3%। और अगर हम SP वाले में देखें, SP में दो ही डब्बे, एक S एक P है, तो कंट्रीब्यूशन कितना कितना है, 50-50%। तो नाउ वी हैव 50%, है ना, 50%। अब देखो ध्यान से देखो, SP हाइब्रिड वाले की जो स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा परसेंटेज एस करेक्टर जो है यही डिसाइड करता है स्टेबिलिटी, है ना। ये जो परसेंटेज एस करेक्टर आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हुआ, तो आयनाइन की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और अगर आयनाइन की स्टेबिलिटी हाई हुई तो एसिडिटी भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये जो कंजुगेट बेस है ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है, क्या है, मोस्ट स्टेबल है। तो अगर ये कंजुगेट बेस मोस्ट स्टेबल है तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, एल्केन एल्कीन और एल्काइन में जो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है दैट इज एल्काइन। क्लियर, यहाँ पे एल्केन एल्कीन और एल्काइन में जो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है वो क्या है, एल्काइन है। आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। बोलो समझ में आ रहा है सबको? हाँ बेटा रितम, क्लासेस डेली होती हैं, आप देख सकते हो हर दिन कुछ ना कुछ तो पढ़ाया जा ही रहा है।
तो क्लासेस आप लोग करिए और कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। एफर्ट्स करे जाएंगे, मेहनत भी करी जाएगी, सिलेक्शंस भी होंगे और केमिस्ट्री आपको आ जाएगी। अल्टीमेटली क्या हो, केमिस्ट्री आपको आ जाएगा। तो मैं आगे चलूँ, यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार कंफर्म करना, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चल सकते हैं ना? तो अब एसिडिटी हम लगा दिए एल्काइन का, एल्किन एल्किन और एल्काइन का, ठीक है। तो ये एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन में एसिडिक ऑर्डर क्या हो गया? एल्काइंस आर मोस्ट एसिडिक, ठीक है। एल्काइंस आर मोस्ट एसिडिक, देन एल्कीन, देन एल्केन। सबसे कम एसिडिक कौन है? एल्केन होते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास एसिडिक का ट्रेंड आ गया। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में जो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है वो कौन है? एल्काइन है, ठीक है। तो अब जरा मेरे को एक चीज़ और आपको वहीं पढ़ा दूं कि एल्काइन की एसिडिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। एल्काइन की एसिडिटी कुछ रिएक्शन से कंफर्म करी जाती है। कोई बता सकता है कौन कौन सा रिएक्शन है वो? एल्काइन की एसिडिटी कुछ रिएक्शन से कंफर्म करी जाती है। क्या कोई है जो बता सके वो कौन कौन सा रिएक्शन है जो एल्काइन स्पेसिफिकली देता है, जो एल्कीन और एल्केन नहीं दे सकते, और वही रिएक्शन जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देता है कि एल्काइन इज मोर एसिडिक। एल्काइन के पास एक्चुअल में एसिडिक प्रोटॉन एल्काइन के पास ही होता है, बाकी दो के पास एल्काइन एसिडिक प्रोटॉन नहीं होते। वो तो हम रिलेटिव कंपेयर कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ता है कि ये भी एसिड है बट इससे कम है, बट एक्चुअल में एसिडिक प्रोटॉन केवल एल्काइन के पास होता है। तो कोई है जो बता सकता है? एनीवन जो बता सके कि एल्काइन की एसिडिटी हाई है, तो वो टेस्ट कौन कौन सा है जिससे कंफर्म होता है कि एल्काइन ही एसिडिक है? किसी को नहीं पता? देखिए आप लोग को पता होना चाहिए। ऐसे कैसे काम चलेगा? बताइए, ऐसे कैसे काम चलेगा? चल जाएगा काम? नहीं चलेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, इतने से काम नहीं चलने वाला। लापरवाहियत नहीं। तो देखो जरा मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है, ठीक है। वो कौन कौन से कंडीशन है जहाँ पे एसिडिटी हाई होती है। सबसे पहला है टॉलेंस रिएजेंट। नाम सुना होगा सबने टॉलेंस रिएजेंट का। टॉलेंस टेस्ट का नाम सुना है? किसी ने टॉलेंस टेस्ट का नाम सुना है? टॉलेंस टेस्ट का नाम किसी ने सुना है? बस एक सेकंड, थोड़ा हीटिंग हो रहा है लैपटॉप, इसलिए कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इट्स ओके। तो कोई बता सकता है इसमें से जिसको आता हो? टॉलेंस टेस्ट, ठीक है ना। ये टॉलेंस टेस्ट देता है भाई, है ना। टॉलेंस टेस्ट में क्या डालते हैं हम लोग? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर AgNO3, ठीक है। ये जब डालोगे तो एल्काइन के कैरेक्टरिस्टिक है कि एल्काइन का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब कोई टर्मिनल एल्काइन होगा, सिर्फ टर्मिनल एल्काइन के लिए टेस्ट है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके वाइट पीपीटी बनाता है, ठीक है। अमोनिकल का मतलब होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या बना लेता है? R⁻C- सिल्वर का सॉल्ट बनाता है जिसका कलर क्या होता है? वाइट, और इसी वजह से पहचान में आ जाता है दिस इज वाइट कलर, ठीक है। ये कैसा होता है? वाइट कलर। तो अगर कहीं पे टर्मिनल एल्काइन हो और सेंट्रल एल्काइन हो तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा, जैसे 2 ब्यूटाइन और 1 ब्यूटाइन में अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है कि जैसे इसमें हम ऐड करते हैं वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा, बट जिसमें एसिडिक प्रोटॉन नहीं है वो वाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है। पहला हो गया। दूसरा टेस्ट है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल Cu2Cl2 टेस्ट, ठीक है।
इसको क्यूप्रस क्लोराइड बोलते हैं। देखो क्या करते हैं इसमें ना, क्यूप्रस क्लोराइड में हम यूज़ करते हैं यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो CH बॉन्ड होना चाहिए तभी ये टेस्ट होगा, वही तो एसिडिक प्रोटॉन है। अगर CH बॉन्ड नहीं है एल्काइन का तो फिर एसिडिक टेस्ट नहीं मिलने वाला। इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्ट बनता है वो बनता है ब्रिक रेड, ईंटे की तरह क्या होता है वो, रेड कलर का होता है। ठीक है, Cu2Cl2। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट में ये ब्रिक रेड कलर मिलता है। कैसा प्रेसिपिटेट, ब्रिक रेड कलर का। और जैसे ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा ये कंफर्म हो जाएगा कि दिया गया कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल था और यही प्रोटॉन क्या है, एसिडिक होता है। इसमें ये प्रोटॉन क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हैं टर्मिनल एल्काइन के, जिसको देखते हुए फिजिकल चेंज अपीयर होंगे, कलर ऑब्जर्व होंगे, आपको कलर दिखाई देंगे और आप तुरंत पहचान में आ जाएगा कि दिया गया कंपाउंड क्या था, एसिड था। तो दिस इज द ऑल अबाउट एल्कीन, एल्काइन एंड एल्केन्स के बारे में। हम यहाँ पे एसिडिटी कंपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग आएंगे साइक्लो एल्केन के बारे में। ठीक है, साइक्लो एल्केन की एसिडिटी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो आइए जरा देखते हैं कि साइक्लो एल्केन में एसिडिटी कैसे वैरी करती है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? आगे चलूं? देखो अब एसिडिटी इन साइक्लो एल्केन्स। एसिडिटी इन साइक्लो एल्केन्स। अब साइक्लो एल्केन में एसिडिटी कैसे कंपेयर करी जाएगी, क्या फैक्टर्स होंगे जिससे हम एसिडिटी कंपेयर कर लेंगे साइक्लो एल्केन की? तो चलिए हम आपको बताने वाला बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कैसे कैसे होता है। आप देखो जब एसिडिटी की बात करते हो तो साइक्लो एल्केन में ध्यान से देखना, साइक्लोप्रोपेन, अभी आपसे सवाल पूछने वाला हूँ, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन होता है। ठीक है, इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि किसका प्रोटॉन मोस्ट एसिडिक है, विच प्रोटॉन इज मोस्ट एसिडिक एंड वाई, एक्सप्लेन भी करो। ये सर्किल जो आपके 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं 4 सिस्टम के, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है, जरा कंपेयर करके बताइए। आपको बताना है कौन सा मोस्ट एसिडिक है, तो कौन सा मोस्ट एसिडिक है, कोई बता सकता है? कोई बताए कौन सा मोस्ट एसिडिक है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें जो एसिडिटी का ट्रेंड है ना, एसिडिटी का ट्रेंड है वो क्या है, आपको यही बताना है। तो एसिडिटी का जो ट्रेंड है मैं बताने वाला हूँ, पहले आप बताइए एसिडिटी का क्या ट्रेंड होगा, कौन सा मोस्ट एसिडिक होगा, कौन सा लीस्ट एसिडिक होगा, कोई बता रहा है? ये एसिडिटी का ट्रेंड है, एसिडिटी का। रीजन आप बताओ, छाप तो कोई भी लेगा ना, रीजन आप बताओ, एनीवन? देखिए यहाँ पे रीजन क्या है एसिडिटी का, जो सबसे ज़्यादा समझना है आपको। इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही माइन्यूट तरीके से समझना पड़ेगा और बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा कि ऐसे कॉन्सेप्ट भी होते हैं जो काम करते हैं। ठीक है, देखो इसमें अगर हम देखें साइक्लोएल्केन में तो ईच कार्बन आर sp2 है, sp3 हाइब्रिड है ना, ईच कार्बन आर sp3 हाइब्रिड है ना, क्या होता है, sp3 हाइब्रिड। तो अगर सारे कार्बन sp3 हाइब्रिड हैं तो इसका मतलब हो गया कि सभी बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए ना, 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। ये होना चाहिए, कंपलसरी है कि अगर सारे कार्बन sp3 हाइब्रिड है तो इतना होना चाहिए। अब मेरे को एक कॉन्सेप्ट आप लोग ये बताइए, सभी लोग देखिएगा ध्यान से, कि बॉन्ड एंगल का
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशन है? बॉन्ड एंगल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशन है? बॉन्ड एंगल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? बताइए, बॉन्ड एंगल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशन होना चाहिए और क्यों? जितने लोग लाइव हो आंसर करके बताओ कि बॉन्ड एंगल जो हम पढ़ते हैं, बॉन्ड एंगल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशन होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, यही तो कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बताए? किसी का पास आंसर नहीं है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि जो बॉन्ड एंगल होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर, है ना। अब पूछोगे सर ऐसे कैसे एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे है ना कोई लीनियर कंपाउंड जो होता है, जो लीनियर कंपाउंड होते हैं उनका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp होता है ना। परसेंटेज कैरेक्टर कितना होता है उसके में? 50। और लीनियर कंपाउंड का बॉन्ड एंगल कितना होता है? सबको पता है 180 होता है ना। अगर हम यहीं पे लीनियर की जगह ट्राइगोनल प्लेनर ले लें, ट्राइगोनल प्लेनर ले लें, तो ट्राइगोनल प्लेनर में क्या होता है भैया? हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। और जो sp2 हाइब्रिड होते हैं उनका परसेंटेज कैरेक्टर कितना होता है? 33.3 होता है ना। और बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल होता है 120, है ना। परसेंटेजेस घटा तो बॉन्ड एंगल भी क्या हुआ? घटा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या होता है? अगर हम टेट्राहेड्रल ले लें, तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड को सब जानते हो आप सभी, sp3 हाइब्रिड होते हैं। sp3 हाइब्रिड में परसेंटेजेस कितना होता है? ओनली 25%। तो अगर परसेंटेज 25% हुआ तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट, यही ना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, दिस इज द बॉन्ड एंगल। ये सब जानते हो। हमने क्या देखा यहाँ पे, जरा कॉन्जिटिवली देखा जाए, कॉन्जिक्यूटिवली देखो क्या हो रहा है। जैसे जैसे परसेंटेजेस कैरेक्टर घट रहा है ऊपर से नीचे, ध्यान से देखते जाओ, है ना। परसेंटेजेस कैरेक्टर घट रहा है, बॉन्ड एंगल भी क्या हुआ है? 180 से 120 हो गया, 120 से 109 हो गया। तो बॉन्ड एंगल घटेगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी घटेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर घटेगा तो सीधी सी बात है आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगा। तो मोर बॉन्ड एंगल, मोर परसेंटेज कैरेक्टर, मोर परसेंटेज कैरेक्टर होने का मतलब हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर कोई सिस्टम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी एसिडिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। बोलो सब लोग को समझ में आ रहा है? यहाँ तक सबको समझ में आया? अभी इसको बस कंपेयर करने के लिए तैयार हूँ मैं। बॉन्ड एंगल आपको समझ में आ गया सबको? अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा साफ करना चाहता हूँ। इसके बीच में दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर हम साइक्लोप्रोपेन की बात करते हैं, ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन सिस्टम है ना। तो अगर हम साइक्लोप्रोपेन सिस्टम में बात करें बेटा, नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, वहाँ कंपेयर करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्या ध्यान रखना है? बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल बढ़ेगा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। और सब में बनना है एनायन ही। अगर सबके एच को लॉस करोगे तो बनेगा क्या? एनायन ही। और अगर एनायन बना तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट स्लाइड। अब आपको मैं इसी में दिखाना चाहता हूँ, साइक्लोप्रोपेन में, ठीक है। देखो साइक्लोप्रोपेन सिस्टम जब हम बनाते हैं तो एक चीज़ हमारे ध्यान में क्या होता है कि साइक्लोप्रोपेन सिस्टम का ये कार्बन होता है sp3 हाइब्रिड। कैसा होता है? दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिड। तो अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिड all bond angle should be, all bond angle should be
109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, है ना, यही होना चाहिए भाई, सारे बॉन्ड एंगल यही होना चाहिए। बट हम सबको पता है कि साइक्लोप्रोपेन क्या होता है, हाईली स्ट्रेन्ड सिस्टम है। स्ट्रेन होने की वजह से ये दो बॉन्ड का एंगल कितना होता है, केवल 60 डिग्री होता है। होगा कि नहीं होगा, 60 डिग्री होगा। तो आप सब पढ़े हुए हो वैस्पर थियरी कि अगर दो बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड बीच में क्या होंगे, बॉन्ड एंगल इन दोनों का घटेगा, तो ये दोनों जो एटम है यहाँ वाले ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक्सपैंड करेंगे, है ना। अगर ये दोनों आपस में डिक्रीज किए तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, इसके बीच में क्या हो रहा है, घट रहा है, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। एक 60 डिग्री हो गया, है ना, इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो गया, डिक्रीज करेगा, 60 डिग्री हो गया, तो इसके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और इंक्रीज जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, देखो ये बॉन्ड इधर इधर का एंगल क्या हो जाएगा, इधर फैलेगा ना, क्योंकि ये सिस्टम क्या हो गया, यहाँ पे शॉर्ट हो गया है, बॉन्ड एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो जब ये दोनों बॉन्ड एंगल फैलेंगे तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और बॉन्ड एंगल अगर बेटा इंक्रीज करा तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो उसकी एसिडिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए साइक्लोप्रोपेन क्या होते हैं, मोर एसिडिक। ये काम अगर साइक्लोब्यूटेन में करने जाओगे तो साइक्लोब्यूटेन में जो बॉन्ड एंगल है 60 से बढ़ के कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ भी बॉन्ड एंगल बढ़ेगा बट कम हो जाएगा, किससे, इसके साइक्लोप्रोपेन वाले से थोड़ा कम रहेगा। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा साइक्लोप्रोपेन से, तो एसिडिक भी कम होगा, लेस एसिडिक देन साइक्लोप्रोपेन। वैसे ही साइक्लोपेंटेन, ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन हो जाता है। ये बात समझ में आई सबको, ये बात सबको समझ में आया कि नहीं। अगर दो बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल घटेगा तो दो और बाकी जो दो बचे वेस्पर थ्योरी में क्या होता है, मोर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो बॉन्ड एंगल उनके बीच बढ़ जाता है। और जब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगा तो H+ आयन बढ़ेगा, Ka का वैल्यू बढ़ेगा, Pka की वैल्यू घटेगी। चलो अब आप लोग बताइए, सभी लोग समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही तगड़े कॉन्सेप्ट है, बस आपको स्टे ट्यून्ड रहना है, मज़ा बहुत आएगा। बस आप सीरियसली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक भी कॉन्सेप्ट मिस मत करो, तो बहुत मज़ा आने वाला। ठीक है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ प्रॉपर। अब हम लोग आगे चलने वाले हैं एनिलेशन इफेक्ट पे। ठीक है, अब देखना है एनिलेशन इफेक्ट। ये था एलिफैटिक कंपाउंड के बारे में एसिडिटी का डिस्कशन। अब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में एसिडिटी का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सब लोग देखो जरा एक बार, आ जाओ कमेंट सेक्शन में। समझ में आ गया बच्चों, सभी लोग आ जाओ जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो बता दो, फिर आगे चलेंगे। एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलो आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। अब एसिडिटी इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एसिडिटी इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो जाता है, और इतना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है कि आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखना जरा ध्यान से कि जितने एरोमेटिक कंपाउंड आप जानते हो कि नहीं जानते हो भी मुझे नहीं पता, जान जाओगे मेरी क्लास करते रहोगे तो। ज़रा देखो, ये कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी है, एक ये सिस्टम है, इसका ये H है ना। हमने यहाँ पे इस H को किसी तरीके से निकाला, अपना कुछ व्यवस्था बनाएंगे, उससे इस H+ को निकालेंगे, तो ये बनेगा कार्बन आयन। सपोज करो हमने सोडियम के साथ इसको हीट किया तो कार्बन आयन बनेगा, प्लस आपका क्या होगा, हाइड्रोजन उड़ जाएगा। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बन आयन, और हाइड्रोजन उड़ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो अपना कंपाउंड हम दूसरा लेते हैं, ये H+ होता, यहाँ पे H होता, इसको सोडियम के साथ ट्रीट करते, है ना, तो अगर एनायन बनना होता तो ये एनायन बनता। बस देखते जाओ, +½ गैस। ठीक है, और तीसरा जो आखिरी सिस्टम है
वो ये है। अगर इसका हम सोडियम के साथ गर्म करें, इसको सोडियम डाल दें इसमें, सोडियम मेटल, क्योंकि सबको पता है कि एसिड जो होते हैं मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करना हर मेटल का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। हर मेटल क्या होता है, जैसे मेटल डालोगे सोडियम के साथ गर्म करोगे, अगर वो एसिडिक प्रोटॉन रखा है तो तुरंत H+ क्या करेगा, रिलीज कर देगा, और H2 का मतलब रिड्यूस करता है ना, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। वो H+ निकलता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाता है, H+ H2 में रिड्यूस होगा और गैस बन के निकल जाएगा, जो पॉप साउंड करता है। पॉप साउंड आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। इसका जो कार्बन आयन बनेगा वो ये बनेगा, +12H2। ये भी यहाँ पे H2 क्या हो गया, उड़ लिया, है ना, यहाँ पे H2 क्या उड़ के निकल गया। अब सवाल ये है कि इसमें से क्या है, मोस्ट एसिडिक कौन सा है, मोस्ट एसिडिक कौन सा है और लीस्ट एसिडिक कौन सा है, आपको बताना है कि इसमें से मोस्ट एसिडिक कौन सा है और लीस्ट एसिडिक कौन सा है। अगर हम सबको ABCD नाम दे दें, इनका नॉमेनक्लेचर कर दिया जाए, ठीक है, ABCD नाम दे दें, पहला वाला A हो जाता है, दूसरा वाला B हो जाता है, तीसरा वाला C हो जाता है, तो एसिडिटी का ट्रेंड बताइए, मोस्ट एसिडिक कौन हो गया, विच वन इज मोस्ट एसिडिक एंड वाई। कोई है जो बता सकता है, मोस्ट एसिडिक कौन हुआ, जिसका कंजुगेट बेस मोस्ट स्टेबल होगा। इसमें से मोस्ट एसिडिक आपका C है, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन सा है, C है, बिकॉज यू फाउंड दैट दिस आयनाइन इज एरोमेटिक, दिस आयनाइन इज एरोमेटिक, और एरोमेटिसिटी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो हर कंपाउंड चाहता है गेन कर लेना, क्योंकि एरोमेटिसिटी आते ही उस सिस्टम की स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा जंप कर जाती है, बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल पे चली जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला कि दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, दैट इज वाई दिस इज मोस्ट स्टेबल, और जो मोस्ट स्टेबल होगा वो मोस्ट एसिडिक भी होगा, है ना, मोस्ट स्टेबल जो होगा वो मोस्ट एसिडिक भी होगा। ये क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल, तो जो मोस्ट स्टेबल होते हैं वो मोस्ट एसिडिक भी होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल, है ना। इसमें देखोगे तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये सिंपल क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो स्टेबल ये भी है बट उतना नहीं जितना एरोमेटिक है, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। और ये क्या है, डीस्टेबलाइज है, ये क्या है, डीस्टेबलाइज है। तो जो डीस्टेबलाइज्ड होते हैं, ठीक है, जो डीस्टेबलाइज होते हैं वो लीस्ट एसिडिक होते हैं, जो मोस्ट स्टेबलाइज होते हैं वो मोस्ट एसिडिक होते हैं। तो ये आपका क्या होगा, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन सा होगा, C हो गया, बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी फॉर्म्ड इन दिस सिस्टम, एरोमेटिसिटी इस सिस्टम में आ जाने की वजह से। तो आप देखोगे कि साइक्लोपेंटाडाइन जितने भी हैं, दे शो स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी, इवन दे अंडरगो बोल सकते हो नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन विद सोडियम। ये सब तो रिएक्शन देगा ही नहीं सोडियम के साथ, ये रिएक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ आपको कंपेयर करने के लिए बताया था। बट सोडियम के साथ गर्म करने पे आपको ये वाला रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन था, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आप सबको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब मैं आपको एनिलेशन इफेक्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, एनिलेशन इफेक्ट बताने जा रहा हूँ। बट एनिलेशन इफेक्ट में क्या होता है, थोड़ा सा एक दिक्कत आता है, पहले उसको एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर उसको समझेंगे एनिलेशन इफेक्ट कैसे काम किया, ठीक है। देखो, एनिलेशन इफेक्ट, एनिलेशन इफेक्ट, ध्यान से देखिएगा एनिलेशन इफेक्ट में क्या होता है और कैसे एसिडिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। आपको मैं 4 कंपाउंड लिख रहा हूँ, सामने 3 कंपाउंड, इन तीनों कंपाउंड के एसिडिटी का ट्रेंड बताइएगा, जो भी आपके समझ में आता हो कि ये ज़्यादा एसिडिक है कम एसिडिक, वो आप बताइएगा। अभी आपने पढ़ा ऐसे सिस्टम एसिडिक होते हैं, है ना, ऐसे सिस्टम क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। फिर एक और आएगा इंडोलिन, ठीक है, ये आपका क्या होगा, इंडोलिन, इसमें भी प्रोटॉन क्या है, एसिडिक, ये। देन आपके पास आता है एक और सिस्टम, दिस वन, इसमें भी एक एसिडिक एच है।
और चौथा आपको मैं दे रहा हूँ, उसको भी बताना है आपको। इन चारों सिस्टम में सबके पास एक एक हाइड्रोजन है ना। आपको बताना है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन सा है, विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, कौन सा प्रोटॉन मोस्ट एसिडिक है और क्यों। बस आपको यही बताना है, ये 4 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, ठीक है। इसमें से मोस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन सा है आपको ये बताना है। अगर इसकी एसिडिटी आप बता ले गए तो आपको एनिलेशन इफेक्ट समझ में आ जाएगा। इन चारों में से मोस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन सा है, ठीक है, इसी में एनिलेशन इफेक्ट लगता है। तो कोई बताएगा कि इनकी एसिडिटी का ट्रेंड क्या है। बताइए, कोई जल्दी से कमेंट करो। क्या होगा अगर हम ए बी सी डी इसको मार्किंग कर दे, ए बी सी डी ई एफ, तो आप बताइए ना। चलो मान लो पहले वालों को ए मान लिया, दिस इज कंपाउंड ए, दिस इज कंपाउंड बी, ये कंपाउंड सी है, ये कंपाउंड डी है। तो ए बी सी डी 4 कंपाउंड आपके सामने हैं। इनमें एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, विच वन इज मोस्ट एसिडिक। एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ, पहले आप लोग लगाइए, फिर मैं बताऊंगा ना, रीजन भी बताऊंगा। कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है बस चलने दीजिए, सब मैं पढ़ा दूंगा। कोई है जो बताने वाला, वीर बहादुर है, आयरन मैन, आयरन लेडी, कोई है। सबसे ज़्यादा एसिडिक ए है, फिर डी है, देन बी है और फिर सी है। दिस इज द ट्रेंड, एसिडिक ट्रेंड यही है इसका, है ना। दिस इज द एसिडिक ट्रेंड। सवाल ये है कि एसिडिक ट्रेंड ये वाला आया कहाँ से, ये एसिडिक ट्रेंड कहाँ से आता है, आपको ये बताना है। ये एसिडिक ट्रेंड कहाँ से आया, कोई बताए। कोई नहीं बताएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसमें कहाँ से एसिडिक ट्रेंड आता है, क्यों ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ये ऑर्डर कहाँ से आया। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इन सबका क्या बनाना पड़ेगा, कंजुगेट बेस बनाना पड़ेगा। एक बार इनका हम कंजुगेट बेस बना लेंगे तो हमारे पास कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, और अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो हमारे को आंसर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए सबसे पहले बनाते हैं इसका कंजुगेट बेस। तो अगर बेटा इसका कंजुगेट बेस बनाओगे, सबसे पहले वाले का, है ना, ये H+ लॉस कराओगे, तो जब ये H+ लॉस करेगा तो बनेगा ये नेगेटिव चार्ज, एंड दिस विल अंडरगो इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या करेगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस करेगा। देखो ये स्ट्रक्चर बनाएगा, बट सारे स्ट्रक्चर क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। दिस इज गोइंग टू फॉर्म इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होते हैं, दीज आर वेरी हाई स्टेबल, दीज आर वेरी हाई स्टेबल, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस बन जा रहा है। और यही काम अगर आप इसमें देखो, जो सेकेंड सिस्टम था दूसरा वाला, तो इसमें इक्विवेलेंट बनेगा क्या, कैटायन, तो बेटा ये बन जाएगा, है ना। अब अगर ये रेजोनेंस कराओगे, इसका रेजोनेंस होगा, ठीक है, इसका अगर रेजोनेंस होगा, एनायन में पहले ही बना दे रहा हूँ, तो ये जब रेजोनेंस करेगा, इसका ऑर्डर देखना, एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आती है जिसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। ये यहाँ पे अटैक कर देगा, तो जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो आपको क्या दिखाई देगा कि दिस इज गोइंग टू फॉर्म एनायन हेयर, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये जो बेंजीन रिंग था, ये पहले क्या होता है, एरोमेटिक होता है। क्या होता है, एरोमेटिक होता है। बट अब ये बेंजीन रिंग क्या हो चुका है, नॉन एरोमेटिक। क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, ड्यू टू कंजुगेशन। अभी ये और करेगा, है ना, अभी ये और कंजुगेशन करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर से इधर आएगा। तो जैसे जैसे कंजुगेशन करता जाएगा, इसकी वजह से ये बेचारा पूरा जो बेंजीन एरोमेटिक हुआ करता था कभी, अब उसकी एरोमेटिसिटी क्या हो चुकी है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। एरोमेटिक अब नहीं रहा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो अगर कोई सिस्टम पूरा का पूरा नॉन एरोमेटिक हो जाता है, देन द बिगेस्ट प्रॉब्लम अराइजिंग इज
कि एक मोर स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ए नॉन एरोमेटिक सिस्टम विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हैंडल एनी पर्टिकुलर सिस्टम, कि हम भाई मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में क्यों जाएं, उसको ये बर्दाश्त नहीं होता है। और बर्दाश्त नहीं होगा इसीलिए रिंग का क्या होता है, डिस्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। एंड दिस चेंज इन एरोमेटिक टू नॉन एरोमेटिक बेंजीन सिस्टम इन ए लार्ज रिंग, एनुलिन बोलते हैं, लार्ज रिंग को क्या बोलते हैं, एनुलिन्स कहे जाते हैं, इज कॉल्ड एनिलेशन इफेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एनिलेशन इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एनिलेशन इफेक्ट। अब ध्यान से देखो ना, अगर हम ये वाला लिए होते हैं तो इसमें दोनों साइड से बेंजीन क्या होता है, डिस्टर्ब हो रहा होता। अगर हम ये वाला सिस्टम लेके चलें तो इस सिस्टम में तो दोनों साइड से बेंजीन बर्बाद होगा। पहले वाले में कोई बेंजीन नहीं था, दूसरे वाले में एक बेंजीन एनिलेशन करके बर्बाद हो रहा है, एरोमेटिसिटी लॉस कर रहा है। इसको करने जाओगे तो बोथ एरोमेटिक रिंग विल डिस्टर्ब, बोथ एरोमेटिक रिंग विल डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसके साथ कि ये बेचारा एसिडिटी क्या करता है, कम हो जाती है, इसकी एसिडिटी क्या होती है, कम हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एनिलेशन इफेक्ट। तो फिर पूछोगे सर चौथे वाले में फिर बताइए ज़्यादा एसिडिक क्यों हुआ। तो चौथे में देखो, जो यहाँ से लेके यहाँ तक सिस्टम है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एक बेंजाइलिक सिस्टम हो जाएगा। सपोज करो ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, यहाँ पे इसका क्या बनेगा, एनायन जो बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, सिंपल सा बेंजाइलिक कार्बोनाइन हो जाएगा, जो कि नॉर्मल एनिलेशन इफेक्ट से क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए जो फोर्थ कंपाउंड है वो दूसरे और तीसरे से क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। ये आप देखिएगा, किताबों में पढ़िएगा, आपको मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको जो आज बताया। तो दिस इज द ऑल अबाउट एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन आज एक ही तो कंप्लीट हो पाया, क्योंकि हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। अब अगली क्लास में हमको एल्कोहल फिनॉल ईथर और कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग करेंगे डिस्कस। ठीक, तो यहाँ तक सबको समझ में आया है आज एक बार इसमें, फिर हम इस क्लास को अब यहीं पर रोकेंगे, अगली क्लास में फिर इसको कंप्लीट करूंगा एसिडिटी। सबको समझ में आया, इज इट क्लियर टू ऑल। चैट बॉक्स में आइए, सबको क्लियर हो गया तो मैं आगे चलूं। तो आज की सभा यहीं पे होती है संपन्न, अगली सभा में फिर मिलेंगे 1 घंटे बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री लेकर। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर। किसी को कोई दिक्कत होगा ज़रूर पूछना, मैं पूरी हेल्प करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, और आप चाहे तो पर्सनल हमको मैसेज भी करके पूछ सकते हो। ठीक है, सो बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, मैक्सिमम जितने ग्रुप है वहाँ तक पहुँचाइए, ताकि एक बोल सकते हो बेहतरीन कंटेंट उनको भी अवेलेबल हो और मेरे को भी मज़ा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, थैंक यू सो मच।